हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक का टॉपिक हो गया था लास्ट क्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चालू करना है, उससे पहले तक का टॉपिक हो गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जस्ट पहले तक का टॉपिक होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए थे, तो रिफ्रैक्शन चालू करवा दिया मैंने, और रिफ्रैक्शन चालू करवाने के बाद हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो जिनको रिफ्रैक्शन समझ आया उसको समझ आ पाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वरना समझ नहीं आएगा। आता है चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तुम दोनों छुट्टी मारी थी। ओके गौरी, तुमने तो क्लास अटेंड की थी लास्ट वाली, शुरू कर रहे हैं क्लास। अच्छा चलो एक चीज बताओ, इस सैटरडे की बात कर लेते हैं, अगेन कंटिन्यू करते हैं क्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका था। क्या होता है रिफ्रैक्शन, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। कोई भी लाइट अगर, रिद्धि देखो बोर्ड पे, लाइट अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है, तो वो इंटरफेस में, जिस इंटरफेस के थ्रू एंटर कर रही है वहां बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है? बिकॉज स्पीड उसकी चेंज हो जाती है। मोस्टली स्पीड कम या ज्यादा यही होता है। इसको ऐसे समझोगे, तुम गाड़ी में जा रहे हो, तुम्हें लेना है राइट टर्न, तो तुम स्पीड कम करोगे तभी तो राइट टर्न ले पाओगे। उधर माइक ऑफ कर लो। लाइट का भी सेम सिस्टम है। लाइट जा रही है सीधी, बिल्कुल सीधी जा रही है, बीच में आ गई ट्रांसपेरेंट मीडियम। मान लो लाइट जा रही है वैक्यूम यानी एयर से एक अलग मीडियम में, वो है ग्लास। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट को बेंड होना पड़ता है बिकॉज उसकी स्पीड कम हो जाती है ग्लास में जो एयर में होती है। ठीक है, अब अगर लाइट ऑप्टिकली रेयरर, ये भी बताया था मैंने, ऑप्टिकली रेयरर क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, तो लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब भी पढ़ लिया था पूरा, और उसके अंदर जितने भी नोट्स बनते थे सारे मैंने लिखवा दिए थे। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो चुका है, उसमें ये पढ़ा था हमने। सेकंड लॉ जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस लॉ पे आते हैं दोबारा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां से क्लास चालू होगी आज की, जहां से खत्म हुई थी। ठीक है, ये क्या हो गया? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें एक चीज देखो, लिखना नहीं है, देखो बोर्ड पे। अभी कम से कम 15 मिनट तो मैं टॉपिक समझाऊंगा, तुम्हें किसी को कुछ नहीं लिखना। ठीक है, बोर्ड पे देखो, ये एक ग्लास स्लैब है। क्या है ये? एक ग्लास का मटेरियल। ये बनाया मैंने नॉर्मल। लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है ए बी इंटरफेस पे। ठीक है, फिर लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, लाइट जानी तो सीधी चाहिए थी ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट जाती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, बट इंटरफेस में वो बेंड हो गई। ऊपर है एयर यानी रेयरर मीडियम, अंदर है ग्लास यानी डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो वो क्या करती है? बेंड करती है अपनी डायरेक्शन से नॉर्मल के पास, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं, तो तुम देख लेना वीडियो, इंपॉर्टेंट साइंस की। अब इसके बाद आगे क्या करना है, यहां से क्लियर हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो साइन यहां पर जो ले रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ तक, यानी हम मई एंड में या फिर जून फर्स्ट में ट्रिगो खत्म कर देंगे। हम चैप्टर 4 की बात करेंगे, चैप्टर 5, फिर हम ट्रिगो करेंगे, और फिर हम रुक जाएंगे क्योंकि उसके बाद मैं कराऊंगा दोबारा पिछले चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया पिछले चैप्टर के, कोई नहीं, हम कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी छोटा सा टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब हम करेंगे ट्रिगो तब आ जाएगा। ठीक है, छोड़ दो इसको अभी। अभी हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है कांस्टेंट क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। कांस्टेंट होता क्या है? ठीक है, क्लियर है ये चीज? मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं, पहला डायग्राम ये, दूसरा डायग्राम ये है, और मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो सब बच्चे मुझे आंसर दो। ठीक है ना? ये ग्लास है और ये वाटर है इसके अंदर। ठीक है, लाइट अगेन एयर से जा रही है वाटर में, ये अपनी डायरेक्शन लाइट की, बेंड कर गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बेंडिंग हुई है वाटर के केस में। मैं हूं, एक मिनट, ये बेंडिंग है वाटर के केस में और ये बेंडिंग है ग्लास के केस में। कहां पर बेंडिंग ज्यादा हो रही है? ग्लास के केस में। अगर बेंडिंग ज्यादा हो रही है इसका मतलब लाइट की स्पीड कम हो रही है, लाइट की स्पीड कम हो रही है। ग्लास ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है देन वाटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जिसमें बेंडिंग ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। जिस टॉपिक पे अभी हम आने वाले हैं, जिसमें बेंडिंग ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है।
डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लो, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा हैवी यानी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम प्रोपोर्शनेट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। ये जो इस फॉर्मूले में कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ना किसी मटेरियल का होता है, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तभी बेंडिंग ज्यादा हो रही है, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी ग्लास के कंपैरिजन में तभी बेंडिंग कम हो रही है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके मीडियम में जा रही है, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ये जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उसका होता है, ठीक है। बड़ी वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेंडिंग ज्यादा, छोटी वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेंडिंग कम। बेंडिंग ज्यादा है तो लाइट की स्पीड कम हो रही है, बेंडिंग कम है तो लाइट की स्पीड इतनी कम नहीं हो रही। समझ आया गौरी? दूसरे बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, पहले ये लिखो फिर आप कंटिन्यू करते हैं। आगे देखो, अब आगे देखो, क्लास चलेगी 6-10 तक, ठीक है। करे चालू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है हमारे पास अभी। तुमने लिख लिया तो सारा है, नहीं लिखा? नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है? RI। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो बताती है कि कितनी बेंडिंग होगी। सिंपल सी बात तो ये है, जब भी एक लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाएगी तो कितनी बेंडिंग होगी वो हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया? ठीक है। ये सबने बनाया था, नहीं बनाया था? अभी सबने बना लिया? यस और नो बताओ। नहीं, अभी अगर नहीं बनाया तो रुक जाओ, अभी नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, बना ली तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो। क्या बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या कर रहे हो मिस्टर? क्या बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कि कितनी बेंडिंग है। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा। और ऑप्टिकली डेंसर है या फिर एरर है? ऑप्टिकल डेंसर है। और स्पीड कम होगी तेज होगी? कम हो जाएगी। बिल्कुल सही, समझ आ गया टॉपिक? अब लिखो उसका डेफिनेशन। लिख रहे हो निवान? डेफिनेशन, when ray of light travels obliquely, when ray of light travels obliquely, when ray of light travels obliquely, when ray of light travels obliquely from one transparent medium to other, when ray of light travels obliquely from one transparent medium to other, when ray of light travels obliquely from one transparent medium to other, it will change its direction at the interface. It will change its direction at the interface. It will change its direction at the interface in the second medium. It will change its direction at the interface in the second medium. In the second medium. लिख लिया? तो यहां पर तो मैंने तुमको सही बताया कि हो क्या रहा है। जब लाइट जाती है ऑब्लिकली तो वो बेंड होती है दूसरे मीडियम में, ये तो सबको पता ही है। यही तो रिफ्रैक्शन का पर्पस था, है ना? अब आगे डेफिनेशन कंटिन्यू करो, ये भी डेफिनेशन का ही पार्ट है। एक तरह से तुम डेफिनेशन को पहले एक्सप्लेन करो कि हो क्या रहा है। अब आगे लिखो, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, the extent of change in direction, ब्रैकेट में लिखो bending, the extent of change in direction, ब्रैकेट में लिखो bending, यानी extent of bending in this, the extent of change in direction that take place in a given pair of media, the extent of change in direction ब्रैकेट में bending in the given pair of media, in the given pair of media, in the given pair of media is expressed in terms of refractive index, is expressed in terms of refractive index, is expressed in terms of refractive index. refractive index का सिंबल होता है n,
देखो ध्यान से, कुछ कुछ स्कूल्स में, बोर्ड पे देखो एक बार, कुछ कुछ स्कूल्स में तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल ये बताया जाएगा, पर ये हम यूज करते हैं 12th क्लास में। 12th क्लास में भी चैप्टर होता है ना, दोबारा रे ऑप्टिक्स बता रहा था मैं अभी, ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 10th क्लास में यूज करते हैं। तो तुम्हें अगर ये बताया कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों को सेम मान सकते हो, ठीक है। एन बताया, 12th में इनम्यू बताते हैं, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, अब ये नोटिस करना कि अब पेन वेन छोड़ दो, यहाँ कंफ्यूजन चालू हो जाती है तुम्हारी। ये फर्स्ट मीडियम, ये रेयर मीडियम है, सेकंड मीडियम है, डेंसर मीडियम है। लाइट ऑब्लिकली जा रही है रेयर से डेंसर में, क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, क्लियर है। N21 इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में कितना है, N1 ये निकाल रहे हैं, देखो ना बोर्ड पे, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में निकाल हम सेकंड मीडियम कर रहे हैं, जो पहले नंबर लिखा है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, जो बाद में नंबर लिख रहा है यानी वहां से लाइट आ रही है, जो पहले नंबर लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जो बाद में नंबर लिखा है वहां से लाइट एंटर कर रही है। तो N21 का मतलब लाइट 1 से 2 में एंटर कर रही है, राइट। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहे हैं, लाइट एंटर कर रही है 1 से 2 में, ठीक है, क्लियर है। इस N21 का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम। बाद वाले की स्पीड पहले आती है, पहले वाले की स्पीड बाद में आती है, उल्टा होता है। N12 भी ऐसे ही उल्टा होता है। N21 का मतलब क्या हो सकता है, N21 का मतलब क्या है, हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर स्पीड किसकी है, फर्स्ट की, नीचे स्पीड किसकी है, सेकंड की, ऊपर बाद वाले की स्पीड आती है, नीचे पहले वाले की, और पहले वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, लाइट दूसरे से सेकंड में जा रही है, यानी फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, समझ आया। तो हाँ निकल सकती है। अब इसका फिर फॉर्मूला क्या बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, N21 का फॉर्मूला क्या बना, V1 by V2, है ना। तो V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। क्लियर है ये चीज, N21 समझ आया। अब नेक्स्ट देखो, और देखो अब लाइट मान लो, अब लाइट मान लो सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, क्या करेगी, बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, ये पढ़ा था हमने क्लास लैब में। N12 इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो लाइट सेकंड से फर्स्ट में एंटर कर रही है ना, लाइट जो है वो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। N12 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, V1 by V2 या V2 by V1, V2 by V1, उत्तर समझ आ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम, सेकंड बाय फर्स्ट, समझ आया। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम, समझ आ रहा है पक्का, बताओ। अब ये सारा लिख लो, जिसका ये रह गया था वो वाला पेज लिख लो। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है। ये तो तुम्हें समझ आ गया बेसिक फार्मूला N12 N21 का। N21 में हम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, यानी लाइट 1 से 2 में जा रही है, रिस्पेक्ट का मतलब लाइट कहां से जा रही है। N12 में हम 1 का निकाल रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में, यानी लाइट 2 से 1 में जा रही है। हाँ बताओ, नहीं वो चीज नहीं कंसीडर करते। ये अगर तुम बोल रहे हो बाहर डेंसर है तो तुम इस टाइप का बॉक्स बाहर बनाओगे फिर, ठीक है। रेयर को हमेशा 1 माना है, डेंसर को हमेशा 2 मानना है, सेकंड मीडियम हो गया सबका। आगे देखो, हाँ उससे भी कर सकते हैं, मैं तुमको पढ़ाऊंगा सारा, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा अभी। अब आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इतना अच्छे से लेके चलेंगे कि तुम्हारा 12th वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा यहीं पर ही। और हम इनफैक्ट मैं एक और चीज बता देता हूँ, हम इस चैप्टर में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो 12th वाले होते हैं, 12th वाले होते हैं, शांति से सुनना, 10th के तो करते हैं, 12th वाले भी करते हैं।
और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करंट वाले चैप्टर में 10th के अलावा हम 12th के क्वेश्चन भी करते हैं। तुम्हारे सामने 12th की बुक निकालूंगा, वो क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब लिखना नहीं, अब समझो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर एक फर्स्ट मीडियम, जैसे यहां पर देखो इन दोनों केस में फर्स्ट मीडियम मैंने क्या बोला, रेयर। मान लो फर्स्ट वाटर है और सेकंड ग्लास है, तो वाटर तो ऑब्वियसली ग्लास से रेयर है, लिखना नहीं है, एग्जांपल दे रहा था बस। यहां पर मान लेते हैं सेकंड मीडियम डायमंड है, डायमंड बहुत ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होता है, और फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं ग्लास है। डायमंड सेकंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम ग्लास है, ये मान लिया मैंने। तो यानी लाइट डायमंड से ग्लास में जा रही है, तो डायमंड ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका ऑप्टिकल डेंसर होता है ग्लास से। पर अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें कंपल्सरी फर्स्ट मीडियम हमारा एयर ही होता है। व्हेन कंपल्सरी फर्स्ट मीडियम इज एयर, और लाइट एयर से ही डेंसर में जा रही है, डेंसर से एयर में नहीं जा रही, एयर से डेंसर में जा रही है, उस वाली चीज को हम बोलते हैं एयर तो रेयर ही है। इन दिस फर्स्ट मीडियम इज कंपल्सरी एयर, एयर या फिर वैक्यूम। वैक्यूम और एयर को हम एक ही बात मान लेते हैं, वरना थोड़ा अलग होता है। और लाइट जो है एंटर कर रही है एयर से, यानी फर्स्ट मीडियम से डेंसर में, किसी भी डेंसर मीडियम में, ग्लास मान लो, वाटर मान लो, किसी में भी एंटर कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूं, ये फर्स्ट मीडियम एयर है और एयर मीडियम रेयर होता है। लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, तो बेंडिंग होती तो है, पर इतनी ज्यादा बेंडिंग नहीं होती, बिकॉज वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना कम नहीं होता। फिर लाइट जा रही है एयर से, अगेन ये एयर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम रेयर है, ये ग्लास है, इसमें बेंडिंग ज्यादा हो जाती है। आई बात समझ, ठीक है। तो लाइट जब हमेशा, अभी लिखना नहीं है, समझो ध्यान से बोर्ड पे, लाइट जब हमेशा एयर से किसी डेंसर मीडियम में जा रही है, एयर को हम वैक्यूम भी बोल देते हैं, वैक्यूम से किसी डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलोगे बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको हम सिर्फ लिख देते हैं NW, बिकॉज एयर तो कंपल्सरी है ही ना। जहां पर हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, एयर का निकाल रहे हैं, वाटर का निकाल रहे हैं, जिसमें जाते हैं उसका निकालते हैं ना। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, पर एयर तो लिखना नहीं है, बिकॉज कंपल्सरी एयर है ही है। फॉर्मूला क्या होगा फिर? ऊपर किसका, एयर की वेलोसिटी, नीचे वाटर की वेलोसिटी। और ये एयर की वेलोसिटी नहीं है, ये लाइट की वेलोसिटी इन एयर है, ये वाटर की वेलोसिटी नहीं है, लाइट की वेलोसिटी इन वाटर है। और लाइट की वेलोसिटी इन एयर को हम कैसे डिनोट करते हैं? c से। c क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। क्या वैल्यू होती है इसकी? 3×10⁸। ये तुम लर्न कर लो, फिक्स वैल्यू होती है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ये स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, वैक्यूम में फिक्स्ड होती है वैल्यू। ये फॉर्मूला कैसे आया? तुम याद करो क्या फॉर्मूला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2, ऊपर किसका लेते हैं? 2 का, नीचे 1 का, बाद वाले का पहले आता है, पहले वाला का बाद में आता है। तो यहाँ पर एयर है ना, तो एयर का पहले आ रहा है, वाटर पहले है तो वाटर का बाद में आ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको c बोलते हैं। वाटर की निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ गिवन हो तो। अब ऐसे ही ग्लास की बात करते हैं, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये ग्लास का ही हो गया सिर्फ, है ना। क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास c/vg। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये क्या है? m यहाँ पर क्या है? मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो किसके इक्वल होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक हो गया। किसी भी मीडियम में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऊपर किसकी स्पीड? एयर की, नीचे किसकी स्पीड? मीडियम में, लाइट की। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये सारा लिखो। अब क्या करें? अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कौन सा है? 12th का। अब वो तुम लगेगा ये तो डिफिकल्ट था ही नहीं। कल नीट का पेपर हुआ है, सुना होगा सबने या नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है ये फिजिक्स। हाँ, संडे को, परसों ये सुना होगा बहुत डिफिकल्ट आई थी फिजिक्स।
और फिजिक्स इतनी, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट थी, मैंने पूरा पेपर कल सॉल्व करा है, कल रात को बैठकर, और मैं वीडियो बनाऊंगा इसके पेपर सॉल्व की, तो देखना तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, देखना फिर मैंने डाली हुई है, नीट की ऑलरेडी डालता रहता हूँ मैं। तो फिजिक्स के अंदर मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, बायो के ज्यादा होते हैं। 45 में मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन बहुत इजी थे, इतने इजी थे कि ओरली हो जाए, पर नहीं कर पाता बच्चा, तो बच्चा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बच्चा फिजिक्स समझना ही नहीं चाहता ना, वो फिजिक्स रटना चाहता है बायो की तरह, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स मैथ्स से बढ़िया डिफिकल्ट है, पर समझोगे तो समझ आएगी ना, रटोगे तो नहीं समझ आएगी। 90% बच्चा जितना भी ये अलग अलग इंस्टीट्यूट पढ़ रहा है वो रट ही रहा है फिजिक्स को भी। मैं यहाँ पर फिजिक्स टेस्ट लेता हूँ 11th क्लास के बच्चों को, मेरे पास नंबर आते हैं 1 2 कितने में से 40 में से, और एक आधा निकल आता है जिसके नंबर पूरे 40 में से 40 आते हैं, आधा भी नहीं कटता। वैसा बच्चा बनने की कोशिश करो। तुम्हें मैं नाम बता दूंगा कौन सा है। 12th क्लास में एक समायरा नाम की बच्ची है जो जिसके नंबर कटते ही नहीं है कहीं भी। 11th क्लास में एक सना नाम की बच्ची है जिसके नंबर कटते ही नहीं है कहीं भी। बस समझा दिया, बस क्वेश्चन हो गया, कटेगा ही नहीं कहीं। ठीक है, कभी दिख जाएंगी क्योंकि सैटरडे संडे तो क्लासेस चल रही होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे, तो दिख जाएंगे बच्चे, तो मैं मिलाऊंगा उनसे, और उनसे मिलाऊंगा जिसके 1-2 नंबर आते हैं। पर वो भी बच्चे बुरे नहीं है, 90 प्लस है 10th में, 1-2 नंबर वाले भी कम नहीं है वो। समझ आया? अब क्वेश्चन करें इसके, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। हाँ, मैं नीट की करवाता हूँ, जेईई की करवाता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स तो नहीं आता नीट में, हाँ जेईई एडवांस तक। चलो करें स्टार्ट, बट मैं इंडिविजुअल बच्चों को लेता हूँ ऐसे, मतलब मैं ग्रुप बनाता हूँ फिर उसके अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ कौन सा है, पेज नंबर तुम्हारा मेरा अलग होगा बिकॉज तुम्हारी मेरी बुक अलग है। तो एनसीईआरटी निकालो, तुम्हें बताया था क्वेश्चन नंबर कहां से पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे पेज, तुम निकालो ना पेज, तभी बताऊंगा मैं क्योंकि मेरा पेज तो अलग होने वाला है। एंड इफेक्टिवनेस सिंपल है, पेज निकालो 150, पेज 150 निकालो, 150 पेज निकालो, 150 निकाला पेज, बताओ 150 निकालना ना बनने, 150 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बस सिर्फ एक ही गिवन है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, समझा करो क्वेश्चन को पूरा। लाइट कहां से एंटर कर रही है? एयर से ग्लास में। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा आएगा? एब्सोल्यूट आएगा, और एब्सोल्यूट कौन सा आएगा? एन, सोचो एन जी आएगा। एन जी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वी जी, ये समझ आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, पर एयर लिखते ही नहीं है, और ऊपर किसी स्पीड, एयर की नीचे की स्पीड। हाँ, वो वाला क्वेश्चन भी करोगे जिसमें दोनों मीडियम अलग अलग आ रहे हो, एयर ना हो। हाँ, वो हम मानते हैं, वरना थोड़ा डिफरेंस होता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास में स्पीड निकालनी है लाइट की, ये निकालना है। वीजी की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये तो होता है वीजी। क्या बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें 1.5, इसकी वैल्यू गिवन है, एनजी की वैल्यू गिवन है 1.5, हो जाएगा क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था। एनजी की वैल्यू हमें निकालने वीजी, तो वीजी को उस साइड ले जाओ, एनजी को नीचे डिवाइड कर दो, राइट? आया समझ? अब सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸, एनजी कितना है? 1.5, काटो इसको, कितना हो गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फॉर्मूला बेस कौन सा? फॉर्मूला एब्सोल्यूट वाला, ठीक है? समझ आया? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हाँ बताओ, डाउट है तो लिख लो। ये हो गया क्वेश्चन, ये वाला रुद्र हो गया, लिख लिया। तो अब आगे देखो, ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, सिंबल पे मत जाना बुक के, क्योंकि सिंबल चेंज होते रहते हैं। जैसे इस बुक में सिंबल कुछ और यूज कर रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हम क्या यूज कर रहे हैं? एन। 12th में यूज करते हैं म्यू, तो सिंबल में मत जाना, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रूल समझ रहे हो? रूल यहीं पर हो, पढ़े क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 1.63।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 1.36। ज्यादा डेंसर कौन है? रेड वाला या पर्पल वाला? रेड वाला है ना, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा डेंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 13, क्वेश्चन 13, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी गिवन है? 3 × 10⁸ इन मीडियम एक्स। एक्स मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम ऐसे लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम कितना है? 2 × 10⁸। और स्पीड ऑफ मीडियम वाई में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 2.5। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, यहां तक समझ आया तो मैंने लिखा ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट को सी बोलते हैं। वीएम लिखते थे ना, वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो एक्स मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट है ये, वाई मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट है ये। कैलकुलेट, ये अब सिंबल समझ नहीं आएगा, तुम्हें यहाँ पर लिखा एक्स, यहाँ पर लिखा वाई, यहाँ पर लिखा एक्स वाई। तो मैं तीनों का सिंबल बताता हूँ। तुम्हें पहले बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एक्स का, फॉर्मूला क्या है? C/Vx, है ना? देखो बोर्ड पे एक बार, यही है। C की वैल्यू समझ आ रहा है शान? C की वैल्यू 3 × 10⁸, B की वैल्यू 2 × 10⁸। 3/2 कितना हो गया? 1.5। तो ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन करा ही था एग्जाम्पल में। पहले इतना लिख लो, ये तीनों पार्ट करवाऊंगा, पर इनके सिंबल में मत जाना, सिंबल समझ नहीं आएंगे इनके। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? एक्स मीडियम का। अब वाई का निकाल रहे हैं, फिर एक्स वाई का निकालेंगे। एक्स वाई का कैसे निकालना वो देखना। लिख लिया होगा अब तक, है ना? करे आगे। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई का निकालना है। फॉर्मूला क्या है? C/V/, C की वैल्यू 3 × 10⁸ और V कितना है? 2.5 × 10⁸। ये तो बढ़ गया, तो 3/2.5 6/5। अब इसको डेसिमल में निकाल लेना, डेसिमल में जरूर निकालना, क्योंकि आंसर हमेशा डेसिमल में आना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट करे पार्ट एक्स वाई वाला। लिख लिया? कर दो इरेज? इरेज कर रहा हूं मैं। अब लास्ट जो बोला है इन्होंने, ये बोला है कि हमें निकालना है yx। इसका मतलब बताओ क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम y का निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। लाइट x से y में जा रही है, उधर समझ आ रहा है? लाइट x से y में जा रही है, ऊपर किसकी स्पीड है? x की। बाद वाले की पहले आती है, नीचे स्पीड किसकी? अब स्पीड x की तो पता ही है तुम्हें कितनी थी? 2 × 10⁸। y की स्पीड कितनी थी? 2.5 × 10⁸। ये एब्सोल्यूट का क्वेश्चन नहीं है, ये 1 to 1 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ आया? अब 20/25 आ रहा है, कितना हो जाएगा ये? 0.8। आया समझ? अब अगेन एनसीईआरटी पे आओ, एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी पेज नंबर 149, 149 पेज निकालो, पेज 149। इसमें ये टेबल गिवन है, ये टेबल अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। लर्न नहीं करना। चलो एक बार इसके क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, तुम मुझे आंसर बताना। टेबल तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा है? लीस्ट ऑप्टिकल एयर। और ऑप्टिकली मैक्सिमम ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है? डायमंड। ठीक है, अगर लाइट टर्पेंटाइन में जा रही है एयर से, दूसरा केस लाइट वाटर में जा रही है एयर से। दोबारा सुनो, लाइट एयर से जा रही है वाटर में, सेकंड केस लाइट एयर से जा रही है टर्पेंटाइन में। बेंडिंग किसमें ज्यादा होगी? टर्पेंटाइन में ज्यादा है। ठीक है, स्पीड कम किसमें होगी? ठीक है, टर्पेंटाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर। केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, इन तीनों में से इन तीनों को लिखो इन टर्म्स ऑफ
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, इन तीनों को लिखो। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केरोसिन है, टर्पेंटाइन है, वाटर है, तो इंक्रीजिंग में लिखना है। सबसे कम स्पीड टर्पेंटाइन में जाएगी, फिर स्पीड केरोसिन में होगी, फिर स्पीड वाटर में होगी। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है? वाटर में। एंड नहीं सॉरी, स्पीड किसमें था? केरोसिन है ना ये, फिर उसके बाद स्पीड किसमें है? वाटर में। समझ आया? क्लियर है ये चीज? ये टेबल लर्न नहीं करना, टेबल क्या गिवन होगा और उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हमने न्यूमेरिकल कम करे, अब न्यूमेरिकल और भी कर रहे हैं हम। क्लास ओवर है।